तो जनवरी का जो ये चल रहा था ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 को हमने खत्म किया है, पार्ट 1 को हमने 3 क्लास में खत्म किया है और टोटल 66 क्वेश्चन थे। ठीक है, पार्ट 2 में भी आपका 66 क्वेश्चन ही है और 22 प्रश्न को हमने कल किया था। आज फिर हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 जनवरी पार्ट 2 के डे 2 में हम लोग मुख्यतः 22 प्रश्नों को आगे करेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में 23 नंबर प्रश्न जो है 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपके सामने ये रहा, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, बताइए। राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग जो होती है 2022 किसके द्वारा जारी की गई थी, क्या बताएंगे किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या आयोग। फिर डिप्टी के द्वारा, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा। नीति आयोग ठीक के है, तो द्वारा। ध्यान रखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ठीक है। जिसको डीपीआई आईटी कहते हैं उसके द्वारा जारी की गई। ठीक है, माइक इनका ही को हो रहा है बहुत ज्यादा, बंद कीजिए। राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसको डीपी डबल आई के नाम से डीपीआईआईटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित प्रथम। में से किसके द्वारा जारी की गई थी, क्या बताएंगे। तो प्रथम के द्वारा, या फिर नीति आयोग के प्रथम द्वारा, अंक। या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या फिर मतलब विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया था। ध्यान रखेंगे, तो ये आपको इसका प्रथम आंसर जो है, अंक। ठीक है, एनजीओ। ठीक है, प्रथम क्या है, तो प्रथम जो है आपका एनजीओ है। ठीक है, क्या है ये, प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम क्या है आपका एनजीओ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो इसी के द्वारा जारी किया गया शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो एनजीओ के द्वारा। ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात करेंगे 2023 की जो है ये किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, एनजीओ प्रथम के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। अनुवांशिक रूप से संशोधित, ठीक है, अनुवांशिक रूप से संशोधित DMH11, क्या नाम है इसका, DMH11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, DMH11 भारतीय सरसों की किस्म वरुणा और पूर्वी यूरोपीय अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। ठीक है, मतलब भारतीय संकरण का नाम क्या है, वरुणा, भारतीय किस्म का नाम क्या है, वरुणा है। ठीक है, और यूरोपीय जो किस्म जो है सरसों का उसका नाम क्या है, अर्ली हाई हीरा, मतलब अर्ली डायमंड होगा। ठीक है, अर्ली डायमंड दोनों को मिला देने पे DMH11 बनता है कि नहीं, सो पूछ रहा है। ठीक है, इसमें दो एलियन जीन का नाम क्या है, वार्नेज और वार स्टार शामिल होते हैं, जो बैसिलस एमाइलोफिकेशन नामक मृदा में जीवाणु से पृथक किए जाते हैं। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों तो ही दोनों सही को है। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे DMH11। ये DMH11 क्या है, तो भारतीय सरसों की किस्म है। किसकी किस्म है, भारतीय सरसों की किस्म है, जिसको मतलब हाइब्रिड किया गया है, मतलब दो किस्म को मिलाकर इसको तैयार किया गया है। जिसमें से बात करेंगे भारतीय किस्म का नाम क्या है, वरुणा, अरुणा, वरुणा प्लस किसके मिलने पे, तो अर्ली डायमंड किसके मिलने पे। अर्ली डायमंड। ठीक है, अर्ली डायमंड के मिलने से धारा क्या होता मस्टर्ड है ऑयल है ये, क्या सर? ये धारा क्या, मस्टर्ड ऑयल है क्या? धारा हाँ मस्टर्ड। तो वही लग रहा है। ठीक है, तो हाँ जल्दी यही से है, कोई धारा पता नहीं। मस्टर्ड हाइब्रिड। फाइड। हाँ, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, हाँ ठीक है, ध्यान इसको मिलाने से मतलब क्या हुआ, तो ये तैयार हुआ है। ठीक है, इसमें दो एलियन जिन जिसमें बार्नेज और बारस्टार शामिल है, जो कि बैसिलस एमाइलोफिकेशन नामक मृदा के जीवाणु से प्राप्त होता है। तो ये भी पृथक किए गए, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान में आपको रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो क्या प्रश्न है वो भी ज्यादा। 26 नंबर क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से देखिए, क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यह भारतीय कंप्यूटर आपातकाल प्रतिक्रिया दल, इसको हम लोग बोलते हैं CERT इन, जिसका उसके बाद बात की जाए, साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय केंद्रक अभिकरण है तथा गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, उसके बाद इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट की गई है। तो बताना क्या है इसमें, जरा क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आपके कह रहा है, एक नंबर गलत है। क्वेश्चन कैसे गृह उपयुक्त में से कौन सा मंत्रालय। एक कथन नंबर सही है। गलत है, सूचना प्रसारण तो मंत्रालय होगा। ठीक है, तो इसमें केवल दो सही है, पहला नंबर कथन की बात करें गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ था, किसके अधीन काम करता है, गृह इसमें किसके मंत्रालय। अधीन, गृह मंत्रालय। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम ना कर कर किसके मंत्रालय के अधीन काम करेगा, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मोईटी कहते हैं, MO, मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, MIT। MEITY। ठीक है, MIT। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अधीन काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वायु इसे है सर। सूचना का अधिकार, हाँ वाई,
लास्ट में वन आए। ई छोटा वाई हो क्यों जाएगा। होगा? एम फॉर मिनिस्ट्री हो गया, ठीक वाई है। होता है मिनिस्ट्री ई ऑफ फॉर एम इंफॉर्मेशन ओ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो ई गया, आई टी। ठीक है। आई फॉर टेक्नोलॉजी हो गया, टी। आई फॉर वाई। इंफॉर्मेशन हो गया, टी फॉर टेक्नोलॉजी होगा। उसके बाद क्यों लगाएंगे इसमें भाई? इसमें भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट रखा गया, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। इसके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से छूट रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखो, जो कि मतलब किसमें आएगा, तो 24 के 2 में, मतलब 24 के 2 आप सूचना का अधिकार देखोगे ना, तो उसमें कुछ संस्थाएं का नाम दिखा गया है जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। इंपॉर्टेंट है, 24 का सब क्लोज 2, वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सिस्तान प्रांत 24 कहाँ है। पड़ता है बताइए? हाँ, 24 का सब क्लोज 2। सिस्तान प्रांत आपको कहाँ पड़ेगा? सिस्तान प्रांत, अफगानिस्तान में सिस्तान। ठीक है। अच्छा ये उसके बात ये करेंगे, ईरान में तो ये पड़ेगा। सिस्तान की बात करेंगे, सिस्तान की बात करेंगे तो ईरान सही है, ठीक है। बलूचिस्तान की बात करेंगे, कहाँ पड़ेगा बलूचिस्तान? पाकिस्तान में। अफगानिस्तान। पाकिस्तान में, ठीक है। मारिब की बात करेंगे, मारी कहाँ करेगा? मारिब, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। मारिब आपका गलत हो गया कि मारिब कहाँ पड़ता है, तो मारिब आपका पड़ता है यमन में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? यमन में पड़ता है, ठीक है। सिस्तान प्रांत की बात करेंगे तो ईरान में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिस्तान प्रांत की बात करेंगे तो भारत, सॉरी, ईरान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। आप बोलेंगे पाकिस्तान का कौन सा सीमा सिस्तान से लगेगा, तो बलूचिस्तान प्रांत लगेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला सही है। बलूचिस्तान तो आप लोग जानते हैं पाकिस्तान का मतलब है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला है। लेकिन अगर खनिज की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का हिस्सा है, ठीक है। इसी इलाका से कौन आते थे, क्या नाम था उनका? सीमांत गांधी जो थे, बलूचिस्तान से ही आते हैं, ठीक है। अब्दुल हाँ और गफ्फार। हाँ, ठीक है, सीमांत गांधी जिनको कहते हैं। मिराब की बात करेंगे तो यमन के मारिब प्रांत की राजधानी है। तो 3 कथन जो है तो सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान दिया हो तो गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है, तो आपका 1 या 2 की बात करेंगे, इसमें आपका सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पहला तीसरा तो है। बात करेंगे, पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और चीन के बाद भारत वैश्विक स्तर पे तीसरा नंबर पे आएगा, दूसरा नहीं है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, तो यूएसए है, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो फिर की बात करेंगे चाइना आएगा, ठीक है। फिर मतलब क्या आता है, इंडिया आता है। तो इंडिया का रैंक कितना होगा विश्व में, ठीक है, थर्ड है, ठीक तीसरा। है। थर्ड रैंक पे इंडिया, ना कि सेकंड रैंक पे, ठीक है। अब अनियंत्रित यात्रियों, यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ, अनियंत्रित, ठीक है। अनियंत्रित यात्रियों के विमान नियम 1937 के तहत नियंत्रित किया जाता है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। नागरिक बात का अनियंत्रित यात्रियों के विमान नियम 1937 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो 1937 का एक नियम है, साथ में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत भी मतलब उनको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। आप चलेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सॉरी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय प्रमुख नियामक संस्था है जो मुख्य रूप से भारत में नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करती है। तो ध्यान में रखेगा, ये भी आपका सही है, ठीक है। सही इसको है। क्या बोलते हैं, डीजीसीए कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डीजीसीए। डीजीसीए कहते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ को कंट्रोल यही करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो आपका कौन सा सही हो गया 95 में आपको? बना था ना सर। हाँ, डीजीसीए की स्थापना 95 नहीं, डीजीसीए की स्थापना 95 में नहीं हुआ था, उसका स्थापना 95 में हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो 95 में स्थापित हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? नहीं लिखा रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरे देखिएगा तो लिखा रहता है वो 95 में, एक बार चेक कर लीजिएगा, वही होना चाहिए, ठीक है। 2 कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 क्या है आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंड्स ऑफ फंड्स योजना की स्थापना 2016 में 40,000 करोड़ रुपए की 10,000 कोष के करोड़। साथ की गई, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, ठीक है। दूसरा बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। और तीसरा की बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मैच मेकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स ऑफ फंड की बात करेंगे तो 2016 में तो था, लेकिन ये 40,000 करोड़ के साथ स्थापित नहीं किया गया था, 10,000 10,000। करोड़ के साथ स्थापित किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ध्यान में रखेंगे, ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट स्टार्टअप को निवेशकों से जोड़ने के लिए कितनी बुद्धिमत्ता आधारित मैच मेकिंग सुविधा प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया आपकी आई थी कब, कब आई स्टार्टअप इंडिया? 16 में। 16।
2016 में आया था स्टार्टअप इंडिया के पहले आ गया था स्टार्टअप इंडिया? 16 में ही आया था। 2016 में, 16 ठीक में। है। चलिए, तो इसका कौन सा सही है? तो एक स्टेटमेंट आपका गलत हुआ, बाकी इसका 2 और 3 तो कथन की बात करेंगे सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक उद्यमों के अस्थायी सम्मेलन का प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? ठीक है, तो निम्नलिखित में किसने सार्वजनिक उद्यमों के अस्थायी सम्मेलन स्कोप्स का प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो किसने किया, बताएंगे? 3 नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, तो सार्वजनिक उपकरण क्षेत्र का ध्यान, भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी और एक मिनी रत्न श्रेणी 1 में आती है सार्वजनिक क्षेत्र की उपकरण, जिसको पीएसयू बोलते हैं, ठीक है, के रूप में। ये आपका है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसको मतलब प्रशंसा प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सब कंपनियां जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी को हम लोग अपना रहे हैं, इसको काफी आगे जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हीट एंड मैत्री क्यूब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, क्यूब, ठीक है। अब आते हैं भीम क्यूब, ठीक है, क्या नाम है? भीम क्यूब अयोध्या में एक स्थित आधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। सॉरी, भीष्म, ठीक है, भीष्म क्यूब। तो ये तो आपको सही, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान पे इसका प्रयोग किया गया था, काफी चर्चा में था, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये मतलब पोर्टेबल है, बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है, ठीक है, और इसको बहुत ही मतलब आसानी से मतलब एक जगह से दूसरे जगह भी ले जाया जा सकता है। एक प्रकार का पोर्टेबल अस्पताल है, ठीक है। इसका नाम क्या है? भीष्म क्यूब। यह प्रभावी समन्वय और वास्तविकता समय की निगरानी तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है। तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ भीष्म क्यूब के बारे में। भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्व को रेखांकित करता है। मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से ले जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया, कहाँ पे बाढ़ आया, मतलब किसी पे ट्रेन दुर्घटना ही हो गया, तो वैसे कंडीशन में इसको मतलब 200 लोगों को मतलब उपचार किया जा सकता है वहां पे। मतलब कितने बेड का है ये? 200 बेड, ठीक है। कितने बेड का है? 200 बेड का है, ठीक है। मतलब 200 लोगों को तत्काल गुरुग्राम में सुविधा भी प्रदान संभाला की है। जा सकती है। इसका कई यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, गुरुग्राम में भी हुआ है, बिल्कुल, लेकिन अभी गुरुग्राम में भी हाल हरियाणा में लॉन्च हुआ हरियाणा था। में हुआ था हरियाणा में लॉन्च पहले हुआ बार। था, लेकिन चर्चा में कहाँ पे आया था? तो चर्चा में आपको ये अयोध्या में आया, क्योंकि वहां पे इसको लाया गया था, ठीक है। उसका भी नाम भीष्मी है क्या? आरोग्य क्यूब मैत्री अस्पताल, आरोग्य आरोग्य मैत्री मैत्री क्यूब। क्यूब नाम था। अब आते हैं, क्या लिखा हुआ है? MPEBMA, ठीक है, एम्पेवा प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या रखना है? विचार करना है, ठीक है। कौन सा प्रभाव है? एम्पेवा प्रभाव, ठीक है। इसको देखते क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एम्पेवा प्रभाव ने विज्ञान को अपने निष्कर्षों में योगदान दिया है। सामान्य परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है, ठीक है। गर्म पानी ठंडे पानी के तुलना में तेजी से जम सकता है, तो बिल्कुल ये सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% सही है। देखिए, एम्पेवा प्रभाव ने अपने आश्चर्यजनक अवलोकन से वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ा दी कि गर्म पानी समान परिस्थिति होने पर, ठीक है, ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम सकता है। अतः कथन एक की बात करेंगे सही, ठीक है। एम्पेवा प्रभाव के संभावित कारणों में सूक्ष्म बुलबुले का निर्माण और वाष्पीकरण की भूमिका शामिल है। तो ये भी आपका क्या है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। इस एग्जाम में प्रश्न आ भी सकते हैं, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स है, ऊपर से मतलब क्या है, देखिए आजकल जो प्रश्न जो एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें करंट अफेयर्स होना चाहिए, लेकिन उसमें साइंस घुसा होगा, क्या बोलते हैं, इसमें हिस्ट्री डाला हुआ होगा, ठीक है। मतलब टोटल जो है सो मतलब क्या है, यूपीएससी के पैटर्न, यूपीएससी में कंडीशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स नहीं पूछे से बताओ से मतलब ये कब हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये नहीं पूछेगा से आरोग्य इंग्लिश वाले पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं है सब क्वेश्चन इंग्लिश वाले पीडीएफ में, हाउ इट इज पॉसिबल? आप जनवरी में ढूंढिए, ये कहाँ किसमें ढूंढ रही है आप? जनवरी पार्ट 2 में है। हाँ, जनवरी पार्ट 2 में नहीं है ये। मेरा 31 नंबर क्वेश्चन का इसमें नंबरिंग चेंज है। डेली करंट की जो में देखिए। हाँ, डेली वाला में देखिए, एडिटोरियल भी कहीं मैंने सेंड तो नहीं कर दिया, 2 था, एक डेली था, एक इसका एडिटोरियल भी था, ठीक है। उसे मैं देखता हूँ क्लास के बाद, तब तक इसको कर लीजिए, ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मछुआरों के लिए, ठीक है, भारतीय मछुआरों के लिए समुद्र में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित DATSG संयुक्त रूप से DRDO और IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है।
तो ध्यान में इसरो। रखना है। तो ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब भारतीय मद्रास है मछुआरों ना। के लिए समुद्र में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी 36 प्रेषित DATSG संयुक्त रूप से तो इसरो। लॉन्च तो किया गया, लेकिन साथ में कौन कौन है? इसरो है, ठीक है। इसरो। कौन है इसरो के अलावा? कौन है? IIT IIT केवल और मद्रास। कानपुर। केवल इसरो ही है। इसमें केवल इसरो दिया है, ठीक है। इसमें दिया भारत। ठीक ठीक है। एक मिनट, अगर इसरो दिया है तो इसमें सही है IIT उसके साथ। कानपुर लिखा नहीं है IIT तो इसमें। है सर, IIT तो है एक, खड़गपुर या फिर कानपुर में। सोल्यूशन जो है मेरे पास ना, उसमें IIT नहीं दिया हुआ, ठीक है, केवल इसरो दिया। जो भी है गलत है, ठीक है। इसमें किसका रोल है? इसरो सजेशन का दिया रोल है, हुआ ना है। कि मतलब DRDO का रोल है, ठीक है। इसका रोल है, इसरो का रोल है, ठीक है। अब आते हैं DATSG एक UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है जो नेविगेशन के लिए नाविक भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन रिसीवर मॉड्यूल का उपयोग करता है। तो ध्यान में रखेंगे, दूसरा कथन की बात करेंगे, दूसरा कथन सही, ठीक है। भारत का जैसे बात करेंगे, आप देखोगे, ठीक है। नंबरिंग चेंज है कि है ही नहीं? क्वेश्चन है कि नंबरिंग चेंज है? क्वेश्चन है, नंबरिंग चेंज है। हाँ, तो बस मैनेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग। देखिए, मैं इसकी सबसे तारीफ मैं DSTI की इसलिए करता हूँ ना कि ये लोग इंग्लिश बना के हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पहले हिंदी में PDF आती है, फिर इंग्लिश में आती है। बाकी बिहार का या फिर मतलब UPSC का 99% इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपना इंग्लिश में PDF तैयार करेगा और उसको हिंदी में क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है। इसलिए भाषा जो है ना, अपभ्रंश हो जाता है, ठीक है, मतलब भाषा ही उसका खराब हो जाता है। ये क्या करते हैं, पहले हिंदी में PDF बनाते हैं, फिर इंग्लिश में बनाते हैं। दोनों इसकी अलग अलग टीम है, एप्लीकेशन का सहायता नहीं करते। ये लोग इस बात को बहुत ही मतलब गौरवान्वित होकर कहते हैं, और ये भी कहते हैं हम लोग हिंदी माध्यम की सबसे बड़ा संस्था है। वाकई में इंग्लिश का मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हिंदी का इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और मैं तो BPSC में इसका मटेरियल भी फॉलो करने वाला था, लेकिन दिक्कत क्या है, 190 पेज का इन लोगों ने करंट अफेयर्स बना रखा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा BPSC के लिए। बाकी हिंदी माध्यम के लिए इनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। इन काफी ज्यादा पढ़ना है, इसलिए हम सजेस्ट नहीं करते, परफेक्शन सजेस्ट करते। लेकिन परफेक्शन का वही भाषा देखे कितना खराब है। परफेक्शन की भाषा इतना फालतू भाषा है। विजन IAS की भाषा की बात करेंगे, अंग्रेजी टू हिंदी इतना फालतू है, तो क्या ही बता। आज जैसे पढ़ इन्होंने रहे थे मतलब सीड UHF, सीड ठीक फंड है, को लिखता UHF है बीज इन्होंने लिखा फंड। है। हाँ, बीज फंड लिखता है, बताइए, ठीक है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल को ये लोग लिखेगा पूंजी लिखेगा, ठीक है, जबकि कैपिटल राजधानी वाला कैपिटल को पूंजी लिखता है। मतलब पूरा पूरा मतलब इन्होंने कॉपी मार दिया है, ठीक है। और फुल फॉर्म जो लिखेंगे ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, उसका फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसे UHF लिखा ना यहाँ पे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर नेविगेशन के नाविक का प्रयोग करता है, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका केवल आपका चेक दोष करता है, तो देखिए। नहीं होता इतना दोबारा। हाँ, बिल्कुल। देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युगांडा अल्प विकसित देशों में, ठीक है, LDC के लिए भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी है, ठीक है। युगांडा की बात हो रही, भारत और युगांडा के बीच वर्ष 2004 में दोहरा कराधान बचाव समझौता हुआ था, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है। दोनों सही और है। यार क्या स्टेटमेंट है, तो देखिए LDC का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया, वहां पे नहीं देगा उसके करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो लीस्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भारत में शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना का लाभार्थी है, ठीक है। अब भारत और युगांडा के बीच में 2004 में दोहरा कराधान के बचाव की बात करेंगे तो समझौता हुआ था। ये भी आपको कथन की बात करेंगे, ठीक है। डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट 2004 से प्रभावी है भारत और किसके बीच में, युगांडा के बीच में। ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। बॉट स्टेटमेंट आपका क्या है, इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। नागर शैली, ठीक है, मंदिर का बहुत सारा शैली हम लोग। नागर शैली कहाँ पे प्रचलित होगा, बताइए। उत्तर भारत में। नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में। तो उत्तर पहला भारत। क्वेश्चन तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत की तो द्रविड़ शैली है, ये तो नागर शैली दे दिया, तो गलत हो गया, ठीक है। और नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाने से कौन सा शैली बनता है, क्या बोलते हैं उसको? बेसर शैली का निर्माण होता है, ठीक है। हालांकि दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो बहुत सारा और भी शैली है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः नागर शैली है। बाकी जो राजा लोग जो है तो अपने समय में तरह तरह के अपने नाम से भी मतलब उन्होंने क्या किया, शैली को डेवलप किया, ठीक है। इसका उदय 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, गुप्त काल के अंत में दक्षिण भारत में हुआ, तो गलत है। नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है, जिसके गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक विशिष्ट नागर शैली के मंदिर में गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ भी शामिल होता है।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो ये भी आपका एक्सपोनेंट सही है। ठीक है, जो देवता जो होते हैं गर्भगृह में होते हैं। ठीक है, कहाँ पे देवता देवता गर्भगृह में रहते हैं। ठीक है, जहां से वो निकाले नहीं जाते, कभी कभी विशेष अवसर पर उनको क्या किया जाता है, बाहर निकालते हैं। ठीक है, हालांकि बाहर घुमाने के लिए हर देवता का एक मतलब उनका क्या बोलूं मैं उसको, उनका प्रतीकात्मक होता है। जैसे राम मंदिर में भी आप जाएंगे ना, तो राम मंदिर जो होता है परमानेंट जो होता है ना वो अस्थाई है, लेकिन एक मूवेबल भी होता है। कभी कभी विशेष अवसर पर निकाला जाएगा, जैसे उनका यात्रा निकलेगा या फिर किसी विशेष अवसर पर उनकी पूजा होगी, तो मूवेबल वाला को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको नागराज शैली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो बात करेंगे जो गर्भगिरी जो होता है, ठीक है, गर्भगिरी में मतलब क्या होता है, गर्भगिरी में देवता रखा जाता है। ठीक है, अब गोपुरम वगैरह की बात करेंगे ना, तो ये आपको द्रविड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, मंदिर का सबसे पवित्र स्थान जो होता है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि गर्भगिरी होता है, जहाँ पे देवता होता है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं होती, जो पुजारी जो होते हैं वही केवल जाते हैं। ठीक है, तो आपका बात करेंगे गर्भगृह और छोटे छोटे मंदिर को जोड़ता है, उसमें और मंदिर होता है ना आगे भी छोटा छोटा। हाँ हाँ हाँ, वो दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, द्रविड़ में। अब चलेंगे, तो आप चलेंगे इसमें से कौन सा प्रश्न है, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है। तो ये सारा गलत हो गया, क्योंकि अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित है। ठीक है, ये गहरे समुद्र में ज्ञात सबसे बड़ी मूंगा चट्टान की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो ये आपको अटलांटिक में दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी, अटलांटिक में ये आपको देखती है। ठीक है, अब आते उथले जल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या प्रश्न है, तो यहाँ पे देखेंगे उथले। ठीक है, उथले जल में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट ब्रेफियर है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह चट्टान लगभग 500 किलोमीटर लंबी है, जो फ्लोरिडा से दक्षिणी कैरोलिना तक फैली हुई। इसकी चौड़ाई 110 मीटर तक, ध्यान में रखेंगे, पहुंच जाती है। रीफ का क्षेत्रफल येलोस्टोन नेशनल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाल ही में पाई गई मूंगा चट्टान के विपरीत जो गहरे जल में सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ग्रेट मूंगा चट्टान प्रणाली है, कथन दो सही। ठीक है, इनको गर्म पानी से नुकसान होगा या फिर ठंडा पानी से नुकसान होता है मूंगा चट्टान को, इनके लिए कौन सा पानी ज्यादा इनके लिए, गर्म पानी से क्या हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नहीं गर्म पानी से। ठीक है, चलिए, तो 36 का केवल 2 आपका सही है। हाँ, अल्नीनो की वजह से इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मूंगा चट्टान को। अब आते हैं, भारत में कहाँ पे मिलेगा कोरल द्वीप, भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी, अंडमान निकोबार में, बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्र, रन ऑफ कच्छ में नहीं है, मिलेगा, उधर भी मिलेगा, रन ऑफ कच्छ में है, नहीं मिलता है। सलाइन वाटर में रन ऑफ कच्छ में होता है, देखना पड़ेगा। लेकिन 2 जगह पे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में तो 100% है। गुजरात देखेंगे पे मिलता है। हाँ, मन्नार में होगा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में नहीं होगा। ठीक है, मन्नार में होगा, गुजरात में। देखिए, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, क्या है, तो ध्यान में, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ठीक है, बात करेंगे एनएमपी में केंद्र सरकार की मुख्य अस्तित्व को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए के लिए मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 4 वर्ष, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में 4 वर्ष के लिए अवधि पर, मतलब 2022 से लेकर 2025 में सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार के मुख्य आस्तियों को पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए तक की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। इसमें जो उसके बाद बात करेंगे, इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए का निवेश करना है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, इस पाइपलाइन का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत, ठीक है, वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है। तो ये भी आपको सही है। ठीक है, 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। गर्ल्स ऑफ कच्छ में भी मिलता है सर, कोरल रीफ, एग्जाम आया हुआ है। ठीक, चलिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्टेटमेंट जो लिया है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही लिया है। ठीक है, ये मुझे कुछ ज्यादा नहीं, 111 ट्रिलियन रुपए, भारत की इकोनॉमी कितना ट्रिलियन का है, हमको 3.5 के आसपास 5 करना है। तो इतना कैसे इन्वेस्ट कर देगा, 5 करना है।
इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे ना, 111 ट्रिलियन फॉरेन मौसम डायरेक्ट कितना है? इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। फिर भी इतना आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। सर्च कीजिए तो एनआईपी क्या है, एनआईपी सर्च कीजिए तो नेशनल राष्ट्रीय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन सर्च कीजिए तो क्या इशू है देखिए तो सर्च करके। आप देखिए होमी जहांगीर भाभा के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के पिताजी कहे जाते हैं, ठीक है। नेशनल हाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। वो तो ठीक है, वो बजट की बात कर रहा था कितना है, ठीक है। अब देखिए होमी जहांगीर भाभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम 1960 के दशक में उनके द्वारा तैयार किया गया, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये 1960 के दशक में नहीं होगा, 1950 के दशक में होगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1948 में हो गई थी, ठीक है। ध्यान में रखना है, तो ये आपका गलत है पहला वाला, क्योंकि 1950 के दशक में होगा। होमी जहांगीर भाभा की बात करेंगे तो पारसी परिवार से आते थे। 1909 में मुंबई भारत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, एक अग्रणी भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है। बार के संस्थापक में भी, सॉरी, बार के जो टॉम्बरे मुंबई में जो स्थापना जो तो इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सब के सही है, TI 111 ट्रिलियन डॉलर सही है। अच्छा ठीक है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान टॉम्बरे की स्थापना और निर्देशन किया, तो ध्यान में रखिएगा ये आपका सही है। हालांकि टॉम्बरे जो था उसको बाद में जाके बार्क के नाम से रख दिया गया, भाभा भाभा परमाणु, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। टॉम्बरे की बात करेंगे, जगह का नाम है, ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट का नाम है, जगह का नाम है। शुरू में जो यह स्थापना किए थे उसका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि टाटा ने इसको फंड किया था। एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है रॉकेटरी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कि होमी जहांगीर भाभा अब विक्रम साराभाई के लाइफ के ऊपर है, ठीक है। बहुत अच्छी है, मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। भाभा एडम पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, तो गलत है, ठीक है। कथन सॉरी सही है, ठीक है। भाभा जो थे एडम्स पुरस्कार पाने वाले भी पहले पहले भारतीय थे। इनको एडम्स पुरस्कार 1942 में इनको एडम्स पुरस्कार दिया था, ठीक है। इसका 2 और 3 जो स्टेटमेंट था, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम ने इनके अंदर में काम किया था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए इनके अंदर में, विक्रम साराभाई जी के अंदर में, सबके अंदर में इन्होंने काम किया था, ठीक है। सतीश धवन भी काम किए थे विक्रम साराभाई के अंदर में, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब चलेंगे 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, केन्या, युगांडा, ठीक है, तंजानिया, ठीक है। ध्यान में रखना है, तीनों देश आप लोगों ने देख लिया। अब तीनों देश के बारे में प्रश्न क्या है सो बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कितने देश, ठीक है, विक्टोरिया झील की तटरेखा साझा करते हैं। विक्टोरिया झील से, ठीक है, तटरेखा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए तीनों के दोनों देश साझा करते हैं, ठीक है। इसमें से बात करेंगे केन्या के साथ इसकी सीमा जो है, विक्टोरिया झील की सीमा कितनी, 6% लगती है, मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो युगांडा के साथ बात करेंगे, तो युगांडा के साथ कितनी लगती है, तो युगांडा के साथ कितने परसेंट लगते हैं, तो 43% लगते हैं युगांडा के साथ, ठीक है। अब आते हैं तंजानिया, तंजानिया के साथ सर्वाधिक लगता है। तंजानिया की राजधानी क्या है, डाडोमा, डोडोमा। तंजानिया, ठीक है। जंजीबार आइलैंड की बात करेंगे, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है, जहाँ पे एक आईआईटी स्थापित किया गया, मद्रास आईआईटी की शाखा स्थापित की गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सीमा 51% लगती है। तो अगर पूछेगा विक्टोरिया झील के पास सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो तंजानिया की सीमा विक्टोरिया झील के साथ सर्वाधिक लगती है। तंजानिया जैसे तांबा के लिए जाना जाता है ना, नहीं, कॉपर। तंजानिया, तंजानिया 51%, तंजानिया 51%, केन्या 6%, युगांडा की बात करेंगे 43% सीमा जो है लगती है, ठीक है। अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। डायोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। डायोड का प्राथमिक उद्देश्य पीएन, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करने में सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अर्धचालक के, अर्धचालक के धनात्मक पक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जबकि ऋणात्मक पक्ष में होल की अधिकता होती है, ठीक है। दूसरा तो गलत है। डायोड का और डायोड का प्राथमिक, एक मिनट, डायोड का प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है, P9 जंक्शन डायोड का उपयोग करके धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करने में सहायता प्रदान करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, अर्धचालक का धनात्मक पक्ष नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पक्ष होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अर्धचालक। बाकी सारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक की जगह पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। देखिए आप लोग से होल ज्यादा होता है ना, तो इसलिए तो हाँ ठीक है, पॉजिटिव। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। आप लोग से एग्जाम में जो आधा क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे ना, तो इसमें साइंस होगा, या तो उसमें हिस्ट्री होगा, उसमें ज्योग्राफी होगा, उसमें इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। और आधा प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 69 बीपीएससी का पैटर्न यही रहा है,
तो इसीलिए इस तरह का भी क्वेश्चन करके जाइए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी करके जाइए, जो भी पूछेगा पूरा पूरा करंट में मार के आना है। ठीक है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। मध्यिका भाषा, ठीक है, मध्यिका भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, लैंग्वेज का नाम क्या है? मध्यिका। मध्यिका ब्राह्मी लिपि वाली भाषा है जो तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। ध्यान में रखेंगे, तो गलत है, ये पहला लिपि। स्टेटमेंट की बात करेंगे, गलत है। ठीक है, मध्यिका एक ऐसी भाषा है जिसकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, मध्यिका की बात करेंगे, कोई भी लिपि नहीं है। ठीक है, इस भाषा की मतलब क्या है? कोई भी लिपि नहीं है। एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं डिटेल्स में, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, बताओ मध्यिका भाषा की लिपि क्या है, तो इसकी कोई भी लिपि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बाकी इसमें जो अगला स्टेटमेंट दिया, तेलुगु, तुलु, कन्नड़, मलयालम का मिश्रण है, ये सही है। ठीक है, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं है। ठीक है, ध्यान करें, इसमें बहुत सारा प्रभावी भाषा है ना, इसलिए सुनने वाला को भ्रमित करता है, व्यक्ति तेलुगु बोल रहा है कि तुलु बोल रहा है कि कन्नड़ बोल रहा है कि मलयालम बोल रहा है, पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, मध्यिका की उपेक्षा को चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विदेश के लिए जिम्मेदार ठहरा जाए, विद्वेष। ठीक है, तो मध्यिका की उपेक्षा को, ठीक है बेटे, मध्यिका भाषा को जो उपेक्षा जो की गई उसके लिए चकलिया समुदाय से जुड़े सामाजिक विद्वेष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन्हें अछूत समझा जाता है। ठीक है, इसलिए इस भाषा को मतलब क्या किया, उपेक्षित माना जाता है, इस ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दस्तावेजीकरण की कमी है, मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं, और पुराने वक्ताओं का निधन के कारण एक महत्वपूर्ण जोखिम है कि मध्यिकाओं के व्यक्ति से परे जीवित नहीं रह सकती। मतलब कहने का मतलब भाषा के बोलने वाले लोग ही नहीं बचे। ठीक है, इसकी भाषा की तो पहले उपेक्षा की गई, जिस वजह से भाषा में कोई पुस्तक है नहीं, इसकी कोई स्क्रिप्टेड लिपि नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, जो पुराने समय के जो लोग जो थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो इस वजह से मतलब क्या होता है, भाषा जो है एकदम विलुप्त के कगार पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? स्टेट केरल में शायद हुआ है ना, मतलब कुछ इसमें दिया होगा। हाँ, मध्यिका काफी हद तक कन्नड़ के पुराने रूप, वह कन्नड़ से प्रभावित है। हाँ, तो कर्नाटक, केरल हो सकता है, दक्षिण भारत से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब कौन सा समुदाय संबंधित है? तो चकलिया। कौन सा समुदाय संबंधित है? चकलिया समुदाय। हाँ, तो चकलिया समुदाय आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलते आगे, यही सब प्रश्न पूछता है बीपीएससी या फिर यूपीएससी। पराक्रम दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो सबसे पहले तो आपको पता, पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल, बहुत जी। तो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसको 2021 में मनाया जाना शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। ठीक है, 2021 रिपब्लिक डे होता है ना, इनका बर्थडे शुरू हो जाता है 23 जनवरी को होता हाँ, 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष जी का जन्म मनाते हैं। ठीक है, है। आंसर में दिया है 23 को मनाते 2021 आपके सॉल्यूशन में। हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपने मन से नहीं बोलते हैं, ये किसी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो देखेंगे, अपने आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, केंद्र ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों को दिए गए अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की शुरुआत की थी। ये भी आपका ठीक है, सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बोथ स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब आते हैं इनका जन्म की बात करेंगे। मिला है ना। हाँ, अब बात करेंगे इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, अब कहाँ पे हुआ था? तो कटक में हुआ था। कटक कहाँ पे? मतलब उड़ीसा में होता। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? कब हुआ था इनका? 1897 में। ठीक है, 1897 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? 1897 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु के बारे में कोई प्रमाणिक तिथि नहीं है। ठीक है, इसलिए मृत्यु का तिथि नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला से आखिर इनके साथ हुआ क्या। ठीक है, ध्यान रखें, कटक इनका जन्मभूमि था, ये भी आपको ध्यान रखना। 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एक जो था एक तो वे पूरा नहीं कर पाया, 1937 वाला। ठीक है, 3839 में। ठीक है, 1938 वाला में कौन सा था? तो हरिपुरा था। हरिपुरा। ठीक है, अब बाद वाला त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, 1939 वाला, जहाँ पे मतलब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, दिया था, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जब ये त्यागपत्र दिए तो वो कौन बने इनके जगह पे? तो राजेंद्र बाबू को दिया था। ठीक है, और किसको हराया था? गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया कहाँ से आते थे? तो आंध्र प्रदेश से आते थे। कहाँ पे आते थे? आंध्र प्रदेश से आते थे, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो आजकल अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ, 42 तो हो ही गया ना, 22 की तो कराता हूँ। 44 होगा। ठीक है, तो अच्छा
मतलब बाकी है अभी, ठीक है। अब देखें, एनजीओ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। प्रत्येक पंजीकरण एवं प्रशासन के लिए विशिष्ट नियम और विनियम मौजूद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सही। विदेशी सही। दान प्राप्त करने के इच्छुक संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों को एक बार में FCRA 2010 के तहत पंजीकरण कराना होगा। साथ ही ये पंजीकरण आजीवन वैध होगा। अभी ध्यान में रखेगा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एनजीओ का लाइसेंस को रद्द किया था। बहुत सारे एनजीओ जो थे विदेश से पैसा ले रहे थे, अब भारत में देश विरोधी गतिविधि में मतलब क्या थे, शामिल थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से ये एनजीओ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ट्रस्ट सोसाइटी या कंपनी के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। अब प्रत्येक के पंजीकरण प्रशासन के लिए विशिष्ट नियम व विनियम मौजूद है, बिल्कुल सही है, ठीक है। विदेशी दान प्राप्त करने के लिए इच्छुक संघों, समूहों को, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ को एक बार ठीक है, FCRA, ठीक है, ध्यान में क्या है, FCRA क्या होता है, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2023 के तहत पंजीकरण कराना होगा। साथ ही पंजीकरण आजीवन वैध की बात करेंगे तो गलत है, ठीक है, आजीवन वैध नहीं होगा, ये 5 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। 5 साल में जाकर फिर से आपको क्या करवाना पड़ेगा, तो 5 साल में फिर से आपको जाकर फिर से मतलब रजिस्टर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए केंद्र 2010 सही है। सरकार, हाँ 2010 से बिल्कुल ठीक है। आजीवन नहीं होगा, 5 साल के लिए होगा, ठीक है। इससे गवर्नमेंट को पता चलेगा से मतलब जो एनजीओ जो है उसका फंड कहाँ से आ रहा है, उस फंड का मतलब एनजीओ किस प्रकार से प्रयोग कर रही है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में किसान वाला जो मूवमेंट वगैरह हुआ था, जब बहुत सारे एनजीओ को बाहर से फंड किया गया था, अब भारत में उस फंडिंग की वजह से वो मतलब देश विरोधी गतिविधियों में मतलब लिप्त पाए गए थे, ठीक है। इसीलिए सरकार जो है एनजीओ पे मतलब क्या कर रही है, थोड़ा सा सख्ती बरत रही है, ठीक है। एक साल चलिए, नहीं ना हो गया है सर? नहीं 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। 5 साल के लिए एक बार आप रजिस्टर करवा लेंगे FCRA के तहत, ठीक है, विदेश से पैसा लेने में, तब 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। अब FCRA के तहत जो भी पैसा आएगी उस पर सरकार की नजर रहेगी, ठीक है। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच में एक संयुक्त प्रयास है। पहला वाला देखेंगे। सही है। दूसरा वाला की बात करेंगे, योजना का प्राथमिक फोकस, ठीक है, मतलब प्राथमिक उद्देश्य पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील आर्द्र भूमियों पर रणनीतिक रूप में उच्च मात्रा वाले पर्यटन में उच्च, ठीक है, मूल्य वाले प्रकृति पर्यटन में ये भी परिवर्तन करना है, ठीक है। तो दोनों के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बहुत है। अमृत धरोहर, ठीक है, ध्यान रखिए, अमृत धरोहर क्षमता की बात करेंगे तो अमृत धरोहर क्षमता का निर्माण योजना पर्यटन तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक संयुक्त प्रयास है, ठीक है। और यह योजना आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने, स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरण, पर्यटन के अवसरों के साथ साथ आय सृजन को बढ़ाने के लिए 3 वर्षों मतलब 2023 से लागू की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंदौर से शुरू हुआ है शायद। क्या इंदौर से शुरू हुआ है शायद। इंदौर में आपका ये हुआ है, ठीक है, यूपी क्या से बोलते हैं, इंदौर में क्या हुआ सो बता दे रहा हूँ। इंदौर में जो हुआ तो वेटलैंड आर्द्र भूमि का जो सम्मेलन हुआ ना, वो वेटलैंड वेटलैंड का कन्वेंशन। सम्मेलन हुआ, हाँ। उसी में तो है आपको ये। मैं बता दूं, नहीं इसके अलावा और भी इसमें बहुत सरोवर में होता है कि यूपी में स्टार्ट हुआ। वेटलैंड इसमें वन ऑफ हिस्सा है, वेटलैंड इज द वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या है, इसमें वेटलैंड के अलावा भी क्या है, हाँ सर, इसमें स्थानीय 75 समुदाय के सरोवर जैव बनाना विविधता है, है। कार्बन स्टॉक है, ठीक है, पर्यावरण पर्यटन के अवसर को बढ़ावा देना, आय के सृजन को बढ़ावा देना, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अब बिहार के संदर्भ में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बिहार में आप जाके आपको 3 आपको वेटलैंड हो गए, ठीक है। एक आपका कौन है, तो 2020 वाला कौन था आपका 2020 में, कौन सा? ठीक है, कांवरताल, कांवरताल, ठीक है। अब हो गया नागा, अब क्या होगा, नागा हो गया, साथ में मतलब क्या, नकटी डैम, नागा नकटी, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ पे, नागा नकटी, दोनों जो इस बार जो सुना गया है जमुई में, ठीक है, कहाँ पे, जमुई में, ठीक है। तो कितने हो गए, ठीक है, ये आपका 81 नंबर का है, ये आपका 82 नंबर का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 81 और 82 नंबर ये है, ठीक है। अभी हम लोगों ने हाँ, नागा अलग है, नकटी अलग है, ठीक है। अब आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन से लेके 66 तक, ठीक है, 45 से लेके 66 तक कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसको सभी लोग अपना देख कर आइएगा कल के क्लास में, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 45 to 66, ठीक है। इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी भी देखिए। ये करंट अफेयर्स पढ़ने में तभी आपको प्रॉफिट होगा ना, जब एक बार आप लोग इसको घर से